आज हम लोग समझेंगे श्वसन तंत्र के बारे में कि श्वसन तंत्र क्या है, यह कैसे कार्य करता है, श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं, इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। श्वसन तंत्र को इंग्लिश में रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कहा जाता है। श्वसन तंत्र वह तंत्र जिसके द्वारा श्वसन की प्रक्रिया होती है उसे श्वसन तंत्र कहते हैं। और श्वसन मार्ग जो है, वायु जिस मार्ग का अनुसरण लेती है उसे श्वसन मार्ग कहा जाता है। श्वसन अंग जो है यह अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार से होते हैं। श्वसन मार्ग, श्वसन अंग, श्वसन अंग, श्वसन अंग जो है स्तनधारी, मानव स्तनधारी में आ जाता है। स्तनधारी में श्वसन अंग जो है फेफड़ा होता है और जलीय जीव में गलफड़, स्तनधारी में यानी मानव, स्तनधारी किसे कहते हैं? जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है। तो मानव में जो है श्वसन अंग फेफड़ा होता है और जो जलीय जीव होते हैं उनमें श्वसन अंग गलफड़ होता है। और जो मेढक होते हैं, मेढक जो है वह जब भूमि पर रहेगा, जमीन पर रहेगा तो वह फेफड़ा से सांस लेगा। लेकिन जब मेढक जमीन में, आप लोग देखते हैं भादों के दिन में वह ऊपर आ जाता है, बाकी दिन में वो जमीन में अंदर चले जाता है, दब जाता है। तो जब वह जमीन के अंदर यानी भूमिगत रहेगा तब वह अपने त्वचा से सांस ले लेगा। त्वचा से भी मेढक सांस ले लेता है अगर वह भूमिगत है। और जो मेढक के बच्चे होते हैं जिसे हम टेडपोल कहते हैं, देहात या गांव के भाषा में लोग उसे बेंग मछली भी कहते हैं। तो वह टेडपोल जो है वह छोटे जब रहता है तो वह मछली के आकार का होता है, तो वह उस वक्त गलफड़ से सांस ले लेता है। जो हमारा श्वसन अंग है वह फेफड़ा है। तो हम लोग आज समझेंगे कि हमारा श्वसन मार्ग जो है वह कैसे कार्य करता है और जो हमारा फेफड़ा है वह कैसे कार्य करता है और यह किस किस मार्ग का अनुसरण लेता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर नासा छिद्र के बारे में। यहाँ पे नासा छिद्र है, फिर नासा छिद्र के बाद नासा कपाट। नासा छिद्र जो है यह हमारे नाक के बाहरी भाग से दिखाई देता है। नाक में 2 छिद्र होते हैं। यह क्या करते हैं? वायु को अंदर लेने और बाहर निकालने का कार्य करते हैं। एक रास्ता है, क्योंकि जब अंदर से ऑक्सीजन जाएगा या अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड आएगा तो इसी नाक के छिद्र के से बाहर आता है। तो नाक का जो छिद्र है इसके ऊपर जो है थोड़ा सा नासा कपाट होता है, एक भाल्व टाइप का वह काम करता है। क्यों? क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो जो हवाएं हमारे अंदर जाती है वह वातावरण जो है धूल मिट्टी हवाएं सब मिली होती है। तो हम वहाँ पे अगर सांस लेते हैं तो हमारे हवा के साथ साथ क्या होती है कि धूल मिट्टी भी अंदर जाती है। तो वहाँ पे जो नासा कपाट है वहाँ पे म्यूकस यानी चिपचिपा पदार्थ होता है जो धूल मिट्टी को चिपका के रख लेता है। फिर हम अगर दिन भर घूमते हैं, रात को सोते हैं, सुबह देखते हैं तो उसमें धूल मिट्टी जमी होती है नाक के छिद्र में, फिर हम उसको सफाई कर लेते हैं तो वह धूल मिट्टी को अंदर नहीं जाने देती है, वह बचाती है। तो नासा कपाट हो गया। नासा कपाट के बाद यहाँ पे ग्रसनी है। ग्रसनी के बाद में गला यानी फायरिंग्स और लैरिंग्स। यहाँ पे जो है ग्रसनी होती है। ग्रसनी जो है नाक और मुंह का पाइप एक साथ यहाँ पे ग्रसनी में मिली होती है। उसके बाद गला में भी मिली होती है। तो यह दोनों नाक और मुंह का एक ही रास्ता यहाँ से बन जाता है। ग्रसनी में फायरिंग्स और लैरिंग्स दोनों सेम होता है। उसके बाद जब थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे आने के बाद में 2 पाइप होती है। एक है एयर पाइप जिसे हम ट्रेकिया कहते हैं, दूसरा होता है इधर फूड पाइप, आहार नाल। तो इधर फूड पाइप है, इधर एयर पाइप है। इधर वाला फूड पाइप, इधर वाला एयर पाइप। यहाँ पे होता है इपीग्लोटिक्स। समझेंगे अभी हम इपीग्लोटिक्स क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि ग्रसनी और गला एक ही आके मिल रही है। उसके बाद में यहाँ पे एक गोल वाला है जिसका नाम है एपीग्लोटिक्स।
यहाँ से दो रास्ता खुलती है, एक एयर पाइप और एक फूड पाइप। जो एयर पाइप है यहाँ पे एक द्वार है और दूसरे साइड भी एक द्वार है। जो हमारा ग्रसिका यानी एसोफेगस में खुलती है उसे निगल द्वार कहते हैं, हाँ स्वालो गेट कहते हैं। और जो दूसरी साइड एयर पाइप में खुलती है उसे हम कहते हैं कंठ द्वार। तो अगर जिस रास्ते से अगर वायु अनुसरण लेगी यानी वायु जाएगी उसे कहेंगे कंठ द्वार, और जिस रास्ते से हमारा भोजन जाएगा उसे कहते हैं निगल द्वार। तो यहाँ पे दो द्वार बनाया गया है और गेट एक ही बनाया गया है, इपिग्लोटिक्स। यहाँ ठीक से थोड़ा हम समझेंगे कि यहाँ पे निगल द्वार एक द्वार हो गया और इधर हो गया एपिग्लोटिक्स दूसरा द्वार हो गया, लेकिन यहाँ पे गेट एक ही है जिसका नाम है एपिग्लोटिक्स। तो जब हम भोजन करते हैं उस वक्त जो है हमारा निगल द्वार खुल जाता है और भोजन आसानी से हमारे अमाशय तक चले जाता है, आहार नाल से होकर चले जाता है। और जब हम खाना नहीं खाते हैं, जब हम सांस लेते हैं उस समय हमारा कंठ द्वार खुलता है और कंठ द्वार से यानी थ्रॉट गेट से होकर हमारा एयर यानी हवा अंदर प्रवेश कर जाता है। जो यहाँ पे एपिग्लोटिक्स है ये कैसे पता करेगा कि अभी खाना आ रहा है या हवा आ रहा है, कौन सा गेट खोलना है और कौन सा गेट को बंद करना है, कौन से द्वार खुला रहेगा कौन सा बंद होगा, ये कैसे डिसाइड करेगा। मान के चलिए कभी कभी यह क्या करेगा कि अगर कोई भोजन किया है खाना खाया है तो निगल द्वार को खोलना चाहिए, तो ये इधर का कंठ द्वार खोल देगा और खाना फेफड़ा में भी जा सकता है जिससे खतरा हो सकता है। तो इसको एपिग्लोटिक्स जो है यह गेट है एक बंद करने के लिए किसी न किसी को जिम्मेदारी देना पड़ेगा। तो जो एपिग्लोटिक्स है इसको खोलने और बंद करने के लिए जो हमारा ब्रेन है इसको दिया गया है इसका जिम्मेदारी। तो हमारा ब्रेन जो है एपिग्लोटिक्स को कंट्रोल करता है कि भोजन को कब ले रहे हैं तो कब खोलना है और हवा को कब ले रहे हैं तो कब हवा वाला गेट को द्वार को खोलना है, यह ब्रेन डिसाइड करता है। कभी कभी क्या होता है कि जब हम खाना खा रहे होते हैं और किसी के बारे में सोच रहे होते हैं, कुछ लंबी चौड़ी कहानियाँ सोच रहे होते हैं ब्रेन में, तो हमारा ब्रेन जो है वह सोचने में बिजी हो जाती है, व्यस्त हो जाएगी कि यहाँ का वहाँ का ये सारी बातें वह कैलकुलेशन कर रही होती है। उस वक़्त हम खाना खा रहे होते हैं तो हमारा ब्रेन क्या था उस वक़्त बिजी था। अब जो एपिग्लोटिक्स है उसको तो कंट्रोल ब्रेन ही कर रहा था, अब ब्रेन खुद ही बिजी है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो एपिग्लोटिक्स है इसको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा गेट को खोलना है और कौन से गेट को बंद करना है, वह जहाँ रहेगा वहीं खड़ा रह जाएगा ऐसे ही। अब जो भोजन हम कर रहे थे उसको जाना था निगल द्वार में, वो बेचारा वैसे ही कि वैसे बीचवे में अटकल रह गया। तो जो खाना खाए थे वो कहाँ चला आया, फेफड़ा में। जैसे फेफड़ा में भोजन प्रवेश करता है तो फेफड़ा में तो भोजन को नहीं जाना है, अवॉइड है, वहाँ पे मना है, उसको नहीं जाना है, वहाँ पे सिर्फ हवा जा सकता है। तो जो फेफड़ा के बाकी सब अंग है वह देखता है कि यह भोजन आ रहा है तो वह वहाँ से क्या करता है, वो नीचे से जोर से ऐसे प्रेशर लगाता है, दाब लगाता है, जिससे हमें हिटकी ऐसे आने लगती है और वह भोजन जो है बाहर निकलता है। ठीक उसी प्रकार मान के चलिए कभी हम खाना खाए तो इसमें आ गया, तो यहाँ पे इसमें आने पर फेफड़ा के जितने भी ऑर्गन है या क्या करती है, इसको नीचे से प्रेशर लगाती है, ये डायफ्राम को बोलती है हमें इधर से जोर लगाओ, या जोर लगाएगा और फिर यहाँ से क्या होगी कि हवा बाहर निकलेगी और जोर से धक्का मारने की वजह से हमें हिटकी महसूस होती है कि भोजन चला आया फेफड़ा वाला रास्ता में। इसलिए जब हम खा रहे थे तो हम सोच रहे थे किसी के बारे में और हम उल्टा ये मान लेते हैं कि हमें कोई याद कर रहा था। याद वो नहीं कर रहा था, याद हम कर रहे थे। ये नहीं सोचना है कि हमें कोई याद कर रहा है इसलिए हिटकी आ रही है, नहीं, आप किसी को याद कर रहे थे इसीलिए आपको हिटकी आ रहा है, क्योंकि ब्रेन को आप व्यस्त कर दिए थे। इसीलिए खाना खाते समय में ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए ताकि आपको फेफड़ा में अगर भोजन चला जाएगा जिससे आपको दिक्कत परेशानी हो सकती है। अचानक हिटकी आने से दिक्कत भी हो जाती है। किसी किसी को फेफड़ा में अंदर भोजन चला जाता है तो छींक आता है जोर से, नाक के रास्ते भी भात फेंक देते। क्यों? क्योंकि जो एयर पाइप था वहाँ पे भोजन को खाना को नहीं जाना था, इसलिए फेफड़ा जोर लगा के अगर उधर से मारेगा
तो नाक के रास्ते आप कभी कभी देखते हैं कि कोई भात फेंक देता है, ऐसे खाना भोजन फेंक देता है। इसलिए आपको प्रयास करना है खाते समय ज़्यादा नहीं बोलना है, नहीं तो मान के चलिए इधर भोजन कर रहे हैं, ब्रेन उधर बिजी है, या किसी से खाना खाते समय आप बात कर रहे हैं, ब्रेन उधर बिजी है, आप यहाँ भोजन खाए, फिर भोजन को आना था इधर ग्रसिया में, तो वो चला गया कहाँ, फेफड़ा वाला रास्ता में। तो जो इपिग्लोटिक्स है वह क्या करता है कि हमारा जो कंठ द्वार है या निगल द्वार है, दोनों को बंद करने का और खोलने का ब्रेन की अनुमति से यह दोनों को खोलने और बंद करने का कार्य करता है। तो जब हम भोजन करते हैं तब ब्रेन को पता है अच्छा भोजन कर रहा है, तो यह फूड पाइप खोल देगा, यानी इधर से निगल द्वार खोल देगा कि तुम इधर जाओ। अगर कोई सांस ले रहा है, भोजन नहीं कर रहा है, तो एयर पाइप यानी कंठ द्वार खुल जाएगा कि भोजन नहीं जा रहा है, हवा जा रहा है, तो कंठ द्वार से जाएगा, तो कंठ द्वार खोल देता है। ये इसका कंट्रोल सब क्या करता है, इपिग्लोटिक्स। अब हम लोग समझेंगे इसके आगे। यहाँ तो हम लोग समझ गए नासा छिद्र यानी नाक हो गया, नासा का पार्ट नाक का ऊपरी हिस्सा हो गया। फिर जो हमारा ग्रसनी है फेरिंग्स, उसके बाद लैरिंग्स गला, यह भोजन का और एयर का दोनों एक साथ पाइप मिली रहती है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग समझ गए कि अगर खाना आ रहा है तो निगल द्वार, और अगर हवा आ रहा है, सांस ले रहे हैं, तो कंठ द्वार खुल जाता है। दोनों को कौन कंट्रोल करता है, इपिग्लोटिक्स ब्रेन के अनुमति से। फिर आगे हम लोग समझते हैं यहाँ पे आप लोग जो ये देख रहे हैं ऐसे ऐसे करके, यह क्या है, यह एक प्रकार का कार्टिलेज रिंग है, उपास्थि वलय। जो अस्थि होता है हड्डी वो कठोर होता है, और उपास्थि जो है यह कार्टिलेज, यह नरम होता है थोड़ा सा, और यह मांस से थोड़ा सा कड़वा होता है, कड़ा होता है, हार्ड होता है, और हड्डी से नरम होता है, सॉफ्ट होता है। तो इसका यह रिंग बना है जो क्या करता है कि जो हमारा नली है, श्वास नली, अगर मान के चलिए किसी ने सांस ऐसे लिया और कहीं वो ऐसे पचका रह गया, तो फिर सांस ऊपर आएगा ही नहीं, सांसें अटक जाएगा। इसलिए इसमें क्या होती है, एक वलयाकार कार्टिलेज का रिंग लगा होता है, उपास्थि वलय, जो क्या करता है, जो हमारा नली है उसको उठाए रखता है, और हम आराम से सांस को ले लेते हैं और सांस को छोड़ देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे यह उपास्थि वलय यानी कार्टिलेज रिंग लगा रहता है पूरा श्वास नली में। यहाँ पे जो है यह क्या है, श्वास नली, ट्रेकिया, और इसी में क्या रहता है, उपास्थि वलय यानी कार्टिलेज रिंग पूरा लगा रहता है। फिर यहाँ से इसके बाद जो हमारा फेफड़ा है यह दो होता है। मानव फेफड़ा कितना होता है, दो होता है। फेफड़ा कहाँ पर पाया जाता है, तो जो हमारा पसलिया है, जो रिब्स हैं, इसके अंदर होता है। क्यों, क्योंकि जो हमारा फेफड़ा होता है, हार्ट होता है, ये सभी का सुरक्षा कौन करता है, हमारा पसली, रिब्स करता है। अगर पसली नहीं रहेगा और किसी आदमी को इसे दबा दिया जाएगा तो फेफड़ा या हार्ट दब जाएगा, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी जो है वह उस वक़्त से बर्बाद हो जाएगी, यानी उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए ये बनाने वाले नेचर ने क्या किया कि पसली जो है हमारा रिब्स जो है, उस रिब्स के अंदर क्या बना दिया, हार्ट को और फेफड़ा को, जिससे उसका सुरक्षा, उसका प्रोटेक्शन अच्छा हो जाता है। इसके बाद में हम समझेंगे कि हमारा जो फेफड़ा है इसकी संख्या दो होती है। फेफड़ों की संख्या कितनी होती है, दो। एक होता है दायां साइड में, एक होता है बायां साइड में। फेफड़ा की संख्या कितनी होती है, दो। एक होती है दायां और एक होती है बायां। देखिए जो इस साइड का बायां वाला है इसमें दो लोब्स होते हैं। जो बाएं साइड की फेफड़ा होती है इसमें दो खंड होते हैं, और जो दाहिने साइड की होती है इसमें तीन लोब्स होते हैं। तीन लोब्स होते हैं यानी तीन खंड होते हैं, इसमें दो लोब्स होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे तीन खंड है और दूसरे साइड में दो खंड है। इस वाले में जो है हम समझेंगे कि दो खंड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ जगह खाली है यहाँ पे और यहाँ पे भरी हुई है। तो यहाँ पर जो है हार्ट यानी जो हमारा हृदय है, दिल है, वह यहीं पे शिफ्ट रहता है। इसीलिए इसका दो भाग होता है, थोड़ी सी जगह जो है वह हृदय ले लेता है। क्यों, क्योंकि जो हमारा बीच का जो हमारा पसली होता है, यानी जो हमारा बत्ता होता है पसली, इसके बीच के भाग को स्टर्नम कहते हैं, और जस्ट बाएं साइड में
स्टर्नम से थोड़ा सा बाद में क्या होता है, हार्ट, यानी हार्ट यहीं पे होता है, इसलिए थोड़ा सा फेफड़ा जो है वह जगह छोड़ देता है हार्ट के लिए, हृदय के लिए। तो इसीलिए इसमें 2 ही लोब्स होते हैं और दाहिने वाले में 3 लोब्स होते हैं। अब हम समझेंगे जो फेफड़ा है इसके अंदर कौन कौन से अंग होते हैं। तो श्वास नली से श्वास यहाँ तक आया, फिर इसके अंदर जो है श्वासनिका है, जो ये वाली आप देख रहे हैं यह क्या है, श्वासनिका यानी ब्रोंकाई। और जो यहाँ पे 2 घूम रही है इसको बोलते हैं श्वसनी यानी ब्रोंकाई। फिर आया आपका ब्रोंक्यूलस। फिर ये जो आप गुब्बारे के समान जो गुच्छा देख रहे हैं इसे कूपिका या अल्वियोली बोलते हैं। तो कूपिका क्या है कि जब हम श्वास लेते हैं तो वहाँ से जो हवाई आती है, जो वायु आता है वो यहाँ कूपिका तक आता है। और कूपिका में क्या होता है कि हमारा कूपिका जो है यह एक रेलवे स्टेशन की तरह कार्य करता है। सभी ट्रेनें यहीं पे आके रुकेगी, यहीं से होकर जाएगी, तो ये इसका रेलवे स्टेशन होता है। ब्लड भी यहीं पे आके जाएगी और हवा भी यहीं से वापस हो जाता है। तो जब हमारा ब्लड जो है, जब हार्ट पढ़ाए थे तो हार्ट में आपको बताए थे कि जो हमारा हार्ट है इसमें जो ब्लड आती है वह फिर फेफड़ा के पास शुद्धिकरण के लिए जाता है ब्लड। तो फेफड़ा क्या करता है, उसको ऑक्सीजन मिला देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेता है। यानी फुफ्फुस धमनी से फेफड़ा के पास गया था और फुफ्फुस शिरा से फिर हार्ट में आ गया था। तो वह इसके पास आया था ब्लड लेने के लिए, इसी कूपिका यानी अल्वियोली के पास। तो अल्वियोली में जो है ऑक्सीजन यहाँ पे आके रुक गया रहता है, यहाँ पे रहता है। फिर जो है जब ब्लड आएगा तो ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, Hb, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, वह इस कूपिका में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ब्लड में मिला देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को इसी कूपिका में छोड़ देता है। और कूपिका क्या करेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देगा और ऑक्सीजन को हमारे ब्लड में मिला देगा। तो हीमोग्लोबिन जो है यह कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन यानी गैसों का क्या करता है, आदान प्रदान करता है। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा और ऑक्सीजन को हमारे ब्लड में यानी रक्त में मिला देगा। तो कूपिका में ही यह प्रक्रिया पूरी होती है ब्लड और ऑक्सीजन का। तो ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के कूपिका में छोड़ देगी हीमोग्लोबिन और क्या करेगी कि ऑक्सीजन को मिला देगी और ऑक्सीजन ब्लड लेकर फिर हार्ट के पास जाएगा और हार्ट पंप करेगा और धमनी से होकर पूरे शरीर में घूमता रहेगा। हमारे पूरे शरीर सेल से यानी कोशिका से मिलकर बना है और हमारा जो ब्लड है, रक्त है, यह पूरे शरीर में घूमता रहता है। और ऑक्सीजन जो है यह माइट्रोकांडिया तक पहुंच जाता है। माइट्रोकांडिया जो है उस ऑक्सीजन को लेकर के सबको बांट देता है और वहाँ पे क्रेब्स चक्र चलता है और उसी में जो है ग्लूकोज का निर्माण होता है और उसी ग्लूकोज से हमें ऊर्जा मिलता है, हमें एनर्जी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से करके हमारा फेफड़ा कार्य करता है और यह हमारे सभी कोशिकाओं तक ब्लड के साथ ऑक्सीजन मिलकर पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को खींच के फिर वापस भेज देता है। फिर हम लोग एक बार समझेंगे। सबसे पहले नासा छिद्र, फिर नसा का पार्ट, पहले नाक, फिर नाक से ऊपर आया उसमें म्यूकस चिपचिपा रहता है, फिर इसमें आएगा नीचे ग्रसनी यानी फेरिंग्स, फिर गला लैरिंग्स, उसके बाद में आपका आ जाएगा इधर श्वास नली, फिर आ जाएगा श्वसनी, इधर आपका उपास्थि वाला इसमें लगा है, फिर श्वसनी का कूपिका यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे फायरिंग्स, लाइरिंग्स, उसके बाद में आपका ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलस और लास्ट में अल्वियोली। तो यहाँ तक अल्वियोली तक आके यह हमारा प्रक्रिया पूरा हो जाता है, फिर यहाँ से वापस चले जाता है। तो जब हम सांस लेते हैं तो हवाएं अंदर जाती है और फिर अंदर से सांस बाहर आती है। हार्ट में जब आपको पढ़ाया गया था तो बताया गया था कि जो हमारा निलय है हार्ट का निचला भाग, वह क्या करता है, ब्लड को पंप करता है और वह हमारे पूरे शरीर तक पहुंचाता है। लेकिन यहाँ पे कोई पंप करने वाला है नहीं कि हवा ऐसे सांस लिए और फिर सांस को बाहर निकालना है तो कोई पंप करके सांस को बाहर भेजेगा, इसके लिए तो नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, डायाफ्राम यानी डायफ्राम जो है यह यहाँ पे फेफड़ा का मदद करता है। जब हम सांस लेते हैं ऐसे तो हवाएं कहाँ गई, फेफड़ा में, फेफड़ा फूल गया और फिर उधर से निकालना है बाहर तो डायफ्राम दब गया था। पहले जब सांस लेते हैं ऐसे डायफ्राम नीचे चला गया क्योंकि यह फ्लड करता रहता है, यह एक मांस का कठोर उत्तक का बना रहता है तो ये फ्लड करता रहता है। जब सांस लेते हैं तो हमारा डायफ्राम नीचे चला गया था
और फिर जब तक रोके हैं दबा के तब तक रुका रहेगा। जैसे थोड़ा सा हम ढीला होंगे डायफ्राम ऊपर की तरफ सांस को बाहर भेज देगा। यहाँ पे फेफड़वा को जब सांस लेते हैं तो नीचे आ जाएगा, और जब हम फिर बॉडी को अपना लूज करेंगे या फिर क्या करेगा डायफ्राम फेफड़ा को दबा देगा, फिर क्या होगा बाहर हवा आ जाएगा। तो ऑक्सीजन गया तो फूल गया, जब कार्बन डाइऑक्साइड को निकलना है डायफ्राम थोड़ा सा धक्का मार देगा और क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें डायफ्राम कार्य करता है। अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि कोई महिला है और यहाँ पे मान के चलिए वह गर्भवती है, तो गर्भवती होने के कारण यहाँ पे डायफ्राम जो है वह दब जाएगा। अब दबने के कारण उनको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। उस वक्त क्या होता है, जो हमारा पसली है, तो पसली के जो निचले भाग होते हैं, पसली 12 जोड़ी होती है, 24 और एक स्टर्नम होता है, यह मिला करके 25 होती है। तो जो नीचे वाला पसली है वह पसली फ्लटिंग होती है, यानी वह बाहर और अंदर इसे जा आ सकती है। तो जब डायफ्राम हमारा दब जाता है उस वक्त जो यहाँ साइड का पसलियाँ होती है वह क्या करती है, वह फ्लेट करती रहती है। फेफड़ा फूलेगा तो वह दब जाएगा और फिर उधर से दोनों साइड से यह दाबेगी फ्लोटिंग रिब्स इसको, तो फिर फेफड़ा पचेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी गर्भवती महिलाओं में फ्लोटिंग रिब्स यानी कुछ पसलियाँ उनका मदद करती है फेफड़ा में सांस लेने और छोड़ने में। इस प्रकार से हमारा यह फेफड़ा कार्य करता है। किसी किसी वजह से जैसे एक्सीडेंटल दुर्घटना से होता क्या है कि कभी कभी अचानक डायफ्राम टूट जाता है और हमारा सांस रुक जाता है। डायफ्राम जो है यह कठोर उत्तक का बना रहता है, यह क्या होगा बेंड हो जाएगा, टूट जाएगा, अचानक मुड़ जाएगा, जिससे क्या होगी कि हमारा फेफड़ा कार्य करना बंद कर देगा और हमारा सांस रुक जाएगी, जिससे हमारा मृत्यु हो जाता है। लोग कहते हैं इसको ज़्यादा चोट भी नहीं लगी थी, अचानक धक्का लगा और यह मर गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसका जो डायफ्राम था वह क्या हो गया कि टूट गया। और गर्भवती महिलाएं जो है, अगर मान के चलिए उनके पेट में बच्चा है, अगर वह सीढ़ी पर ऊपर नीचे उतरती चढ़ती है तो यहाँ पे उसका एक तो डायफ्राम काम नहीं कर रहा था, साइड से उसकी फ्लोटिंग रिब्स काम कर रही थी, और चढ़ने उतरने में क्या हुआ कि वो भी दब जाता था, जिसकी वजह से उनको सांस फूलना, दम फूलना, यह बीमारी उनको लग जाता है, जिसकी वजह से उनको थोड़ा सा तकलीफ का सामना, दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को चाहिए कि वह काम भी करे लेकिन थोड़ा थोड़ा सा उनको रेस्ट भी ले लेना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे ब्रीदिंग के बारे में, श्वासोच्छ्वास के बारे में कि हम सांस लेते समय क्या लेते हैं। यह था आपका श्वसन मार्ग और यह थी आपकी लंग्स। तो लंग्स के बारे में हम लोग समझ गए कि यह क्या है, लंग्स 2 होते हैं, यानी हमारा जो फेफड़ा है इसका 2 होते हैं। इसमें जो है 3 लब्स होते हैं, इधर 2 लब्स होते हैं, यानी इधर जो हमारा बाएं साइड का है इसमें 2 खंड होते हैं और दाहिने साइड में 3 खंड होते हैं। यहाँ पे हमारा हॉट होता है, इसलिए इसमें थोड़ा सा जगह कम होती है। तो आप इसको नोट कर लीजिए या इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे इसके बारे में समझते हैं। अभी हम लोग देखेंगे श्वासोच्छ्वास क्या है, क्योंकि हम जो सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं इसके बारे में हम अभी समझेंगे कि सांस हम लेते समय ऐसे कौन कौन से गैस को लेते हैं और सांस को छोड़ते समय कौन कौन से गैस लेते हैं। तो सांस को लेना और सांस को छोड़ना श्वासोच्छ्वास कहलाता है, यानी सांस को जब हम लेते हैं ऐसे और सांस को छोड़ते हैं तो ये श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीदिंग कहलाता है। श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीदिंग कहलाता है। जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो उसे निश्वसन यानी इंस्पायरेशन कहते हैं। सांस को अंदर लेना ऐसे इंस्पायरेशन या निश्वसन कहते हैं। जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो उसे निश्वसन कहते हैं या एक्सपायरेशन कहते हैं। सांस को अंदर लेना इंस्पायरेशन और सांस को बाहर छोड़ना एक्सपायरेशन कहलाता है। सांस को अंदर लेना निश्वसन और सांस को बाहर छोड़ना निश्वसन। अब हम देखते हैं कि निश्वसन में और निश्वसन में कौन कौन से गैस हम कितना मात्रा में लेते हैं। तो जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो नाइट्रोजन 78%, हालांकि जो वातावरण में
हवाएं हैं वही ना हम लेंगे, एक्स्ट्रा तो कोई हवा बना के नहीं आ रहा है, इसलिए जो वातावरण में जो हवा है उसी को हम लेते हैं। तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, यानी 1% नहीं। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में या हमारे वातावरण में बहुत कम है। तो हम सांस लेते समय 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन और CO2 जो है हम 0.03। लेकिन यही यहाँ पे देखेंगे तो सांस लिए कितना थे नाइट्रोजन 78, छोड़े कितना 78, यानी जितना हम नाइट्रोजन लिए थे उतना नाइट्रोजन को बाहर हम छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का हमारे ब्लड में कोई काम नहीं होता है। अब हम सोचेंगे तो नाइट्रोजन क्यों अंदर लेना जरूरी है? क्यों? क्योंकि वातावरण में अगर नाइट्रोजन मिला है तो हम नाइट्रोजन को छांट के खाली ऑक्सीजन थोड़ा ही ले सकते हैं, इसलिए जो हवा है वातावरण में उसी को हम लेंगे। वायुमंडल में जो भी वायु है उसी को हम एक साथ लेते हैं। तो जितना लिए थे उतना हम छोड़ दिए क्योंकि उसका काम नहीं है। लेकिन ऑक्सीजन कितना लिए थे 21%, छोड़े कितना 17%, यानी 21 में से 17 घटाएंगे तो 4% जो ऑक्सीजन है वो हमारे फेफड़ा रोक कर ब्लड में मिला देता है। फिर यहाँ पे देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड कितना लिए थे 0.03 और छोड़े कितना है 4%, यानी 4% ऑक्सीजन को लिए हैं और 4% कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़े हैं। यानी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का तबादला होता है, यानी जितना आएगा उतना जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना 1% नहीं आया और यहाँ से 4% निकल गया। तो सांस लेते समय 78% नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, नाइट्रोजन कितना 78%, ऑक्सीजन कितना छोड़ते हैं तो 17%, क्योंकि 4% अंदर रुक जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना 4% हम छोड़ते हैं। तो एग्जाम में अक्सर पूछ देता है कि हमारे श्वसन क्रिया में सांस लेते समय कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना होता है, यानी कितना कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। 0.000 को इतना जीरो दे देगा 3, 0.3, 0.003। तो अगर आपको पता रहेगा कि सांस लेते समय हम कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 यानी 0 के बाद एक ही 0 और 3 होता है, तो आप वहाँ पे टिक लगा देंगे। तो ये एग्जाम में अक्सर पूछ देता है कि हम सांस लेते समय कितना कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो 0.03 वहाँ पे टिक मार देंगे। उसके बाद हम समझ लेते हैं हमारा श्वसन अंग। श्वसन अंग जो है स्तनधारी में अभी आपको बताए थे हम, फेफड़ा होता है यानी लंग्स, जलीय जीव में गलफड़ यानी गिल्स, और मेढक जो है भूमि पर फेफड़ा से सांस लेता है, भूमिगत त्वचा से यानी चमड़ा से भूमि के नीचे, और जो छोटा बच्चा होता है टेडपोल वो गलफड़ से लेता है यानी बिंग मछली, वो गलफड़ से सांस लेता है। फिर जब हम कि ऑक्सीजन सिलेंडर जब लेकर हम जाते हैं पर्वत पर यानी ऊपर अगर जाते हैं तो नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिला रहता है। जो हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस भरा रहता है, जो हम पर्वत पर लेकर चढ़ते हैं ऑक्सीजन लेने के लिए। समुद्र में जाते हैं, अगर कम गहराई में रहेंगे तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन लेके जाएंगे, लेकिन जब ज़्यादा गहराई तक जाना पड़ेगा तो वजन कम करना पड़ेगा, तो हम हीलियम, ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा वजन लेकर ज़्यादा गहराई तक नहीं जा सकते हैं। आई होप आप फेफड़ा के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे कि हमारा लंग्स कैसे काम करता है, श्वसन तंत्र क्या है और श्वसन तंत्र के कौन कौन से अंग है, श्वसन तंत्र कैसे कार्य करता है, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप इसको ठीक से समझे होंगे। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।